Hello students, welcome to my class. BA पार्ट 2 सोशियोलॉजी पेपर 1 का हम अध्ययन कर रहे हैं और पिछली क्लास में हमने देखा था कि साइंस क्या है और साइंटिफिक मेथड क्या है। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि साइंटिफिक मेथड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं क्या क्या हैं। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, एफिलिएटेड टू MLS यूनिवर्सिटी उदयपुर। पिछली क्लास में हमने देखा था कि वैज्ञानिक विधि तथ्य संकलन की एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसमें तथ्यों के संकलन, अवलोकन, संकलन, वर्गीकरण और विश्लेषण के माध्यम से हम प्रामाणिक निष्कर्षों तक, परीक्षणीय निष्कर्षों तक, विश्वसनीय निष्कर्षों तक पहुंचते हैं। लेकिन साइंटिफिक मेथड की कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वैज्ञानिक विधि की कुछ और भी विशेषताएं हैं जिनको अगर हम एक साथ देखेंगे तब हम समझ पाएंगे कि वैज्ञानिक विधि किस प्रकार की विधि है। तो आज की क्लास में हम वैज्ञानिक विधि की विशेषताओं पर एक नज़र डालेंगे। आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर सबसे पहली जो विशेषता है वह है वेरीफाइबिलिटी। वेरीफाइबिलिटी को हिंदी में कहते हैं परीक्षणीयता। इसका मतलब ये है कि जब हम साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करते हैं तो जिन निष्कर्षों तक हम पहुंचते हैं उनको हम तथ्यों के द्वारा हम उन तथ्यों का परीक्षण कर सकते हैं, उनकी जांच कर सकते हैं, उन्हें सही या गलत प्रमाणित कर सकते हैं। तो इसलिए चूँकि ये परीक्षण योग्य होते हैं इसलिए ये अधिक विश्वसनीय भी होते हैं, क्योंकि आप फैक्ट्स के ज़रिए वास्तविक अनुभव किए जा सकने वाले तथ्यों के माध्यम से अपने निष्कर्षों को वेरीफाई कर सकते हैं, उनकी जांच कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था कि केमिस्ट्री का एक जो एक सिद्धांत है कि पानी जो है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज़ हो जाता है या पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होने लगता है। तो इन दोनों ही चीज़ों को आप लेबॉरेटरी में वेरीफाई कर सकते हैं। आप पानी को 100 डिग्री तक उबालिए, गर्म कीजिए और आप देखेंगे कि उसमें बुलबुले उठने लगे हैं। तो आप इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। उसी तरह से आप टेम्परेचर को नीचे ले जाइए। आप टेम्परेचर को 0 डिग्री पर जब ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि पानी जमने लगा है, बर्फ़ बन रहा है। तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो कोई भी साइंस का जो नियम है, जो रूल है, और उसका परीक्षण आप लेबॉरेटरी में कर सकते हैं। और इसीलिए साइंटिफिक मेथड की ये बड़ी विशेषता है कि वह जो भी बात कहते हैं, हम इस मेथड का प्रयोग करके हम जिस भी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं, हम उसकी जांच कर सकते हैं। जो दूसरी विशेषता है साइंटिफिक मेथड की वह है डेफिनेटनेस या निश्चयात्मकता। इसका मतलब ये है कि साइंटिफिक मेथड जिन निष्कर्षों तक हमें पहुंचाता है उन निष्कर्षों का एक स्पष्ट व निश्चित अर्थ होता है। उनमें कोई अस्पष्टता नहीं होती, उनको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता, उनके अलग अलग अर्थ नहीं निकाले जा सकते। व्यक्ति के बदलने के साथ उन रिजल्ट्स का अर्थ नहीं बदलता है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल अगर आपको देना चाहूँ, मान लीजिए कि एक बहुत सिंपलिस्टिक सा एग्ज़ाम्पल है। मान लीजिए मैं ये कहूँ कि आज मुझे तेज़ बुखार है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये वेरीफाइबल नहीं है, ये निश्चित नहीं है। क्यों निश्चित नहीं है? क्योंकि तेज़ का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं है। अलग अलग व्यक्ति तेज़ शब्द को अलग अलग अर्थों में ग्रहण कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के लिए तेज़ का मतलब 101 डिग्री हो सकता है, किसी के लिए 103 डिग्री हो सकता है, किसी के लिए 104 डिग्री हो सकता है, किसी के लिए 105 हो सकता है। तो तेज़ शब्द के कई कॉनोटेशंस हो सकते हैं, तेज़ शब्द के कई मीनिंग्स हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ कि मुझे आज 103 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, तो अब इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन संभव नहीं है। यह एक निश्चित अर्थ रखता है और इसको हर व्यक्ति एक ही अर्थ में ग्रहण करता है। व्यक्ति के बदलने के साथ इसके अर्थ नहीं बदलते हैं। तो साइंटिफिक मेथड की एक दूसरी विशेषता यह है कि यह हमें निश्चित, स्पष्ट निष्कर्षों तक लेके जाते हैं। इसमें एक तरह का आपको प्रिसिशन दिखाई देता है, इसमें एक तरह की निश्चितता दिखाई देती है। तीसरी जो विशेषता है साइंटिफिक मेथड की वह है ऑब्जेक्टिविटी, जिसे हिंदी में कहते हैं वस्तुनिष्ठता।
वस्तुनिष्ठता का मतलब वस्तु के प्रति निष्ठा, अर्थात वस्तु जैसी है उसका उसी रूप में वर्णन करना। तो साइंटिफिक मेथड इस बात पर बल देता है कि जो भी घटना है, जिस भी घटना का हम अध्ययन कर रहे हैं, उसकी विशेषताओं का वर्णन किया जाए और उस पे अनुसंधानकर्ता के स्वयं के विचार उसमें सम्मिलित न हो। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि अनुसंधानकर्ता के विचार उसके अध्ययन को प्रभावित करेंगे तो वह अध्ययन वैज्ञानिक नहीं रहेगा, वह विश्वसनीय नहीं रहेगा, वह प्रामाणिक नहीं रहेगा, उसकी जांच नहीं की जा सकती। क्योंकि विचारों, विश्वासों, पसंद नापसंद को हम सही या गलत तथ्यों के द्वारा प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। हम किसी भी बात से सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन हम उसके सही या गलत को हम प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम दो व्यक्ति हैं, एक कहे कि लाल रंग अच्छा है, दूसरा कहे कि नहीं नीला रंग अच्छा है, तो वो चाहे सारी ज़िंदगी बहस करते रहें, उसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। तो ठीक उसी तरह से कोई भी विचार हो, कोई भी विश्वास हो, कोई भी पसंद नापसंद हो, उसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। और इसलिए अनुसंधानकर्ता जब भी अनुसंधान करता है तो वह अपने विचारों से अपने अध्ययन को स्वतंत्र रखता है। वह वस्तु का वर्णन करता है, वस्तु कैसी है, क्या है, क्यों है का वर्णन करता है, लेकिन वस्तु कैसी होनी चाहिए उसका वर्णन वो नहीं करता है, उसमें अपने विचार वह नहीं जोड़ता है। जैसे मान लीजिए कि एक टेबल है, उसका मुझे अगर वस्तुनिष्ठ विवरण प्रस्तुत करना हो तो मैं यह कह सकती हूँ कि यह टेबल है जिसकी ऊंचाई 3 फीट है, जिसकी लंबाई 1 मीटर है, चौड़ाई भी 1 मीटर है, जिसका रंग भूरा है, जिसकी 4 टांगें हैं। तो ये सब तो उसका वस्तुनिष्ठ विवरण है जिसको कोई भी जांच सकता है, कोई भी उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई नाप सकता है, उसके कितने पैर हैं गिन सकता है, वेरीफाई कर सकता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इस टेबल की ऊंचाई थोड़ी कम है, या मैं ये कहूँ कि ये टेबल थोड़ी सुविधाजनक नहीं है, या मैं ये कहूँ कि ये टेबल खूबसूरत है, तो ये वास्तव में उस टेबल की विशेषताएं नहीं हैं, बल्कि उस टेबल के बारे में मेरे विचार हैं। और हो सकता है कि किसी अन्य व्यक्ति के ऐसे विचार ना हो, किसी को हो सकता है किसी को वो टेबल खूबसूरत ना लगे, हो सकता है कि किसी को वो टेबल असुविधाजनक ना लगे, हो सकता है कि किसी के लिए उसकी ऊंचाई बिल्कुल परफेक्ट हो। तो ये जो विचार हैं ये अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो उसका वस्तुनिष्ठ विवरण है वह नहीं बदलता है। यानी उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई व्यक्तियों के बदलने के साथ नहीं बदलेगी, वो उतनी ही रहेगी। चाहे मैं नापूं तब भी वह 3 फीट होगी और आप नापेंगे तो भी वह 3 फीट ही रहेगी। तो वस्तुनिष्ठता के साथ जब हम अध्ययन करते हैं तो हम जो घटना है उसका सही सही विवरण प्रस्तुत करते हैं, घटना जैसी है उसका वास्तविक विवरण प्रस्तुत करते हैं, उसका तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करते हैं और उस विवरण की जांच की जा सकती है। इसलिए साइंटिफिक मेथड जो है वो हमेशा वस्तुनिष्ठता की बात करता है। इसके बाद अगली जो विशेषता है साइंटिफिक मेथड की वह है जनरलिटी या सामान्यता। सामान्यता जो साइंटिफिक मेथड के संदर्भ में है उसे हम दो रूपों में समझ सकते हैं। एक तो सामान्यता का मतलब ये है कि साइंटिफिक मेथड जो होता है, वैज्ञानिक विधि जो होती है, वह अध्ययन की एक सामान्य विधि है। अर्थात विषय वस्तु कोई भी हो सकती है, चाहे हम प्रकृति का अध्ययन करें, चाहे हम समाज का अध्ययन करें, चाहे हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करें। जो मेथडोलॉजी है, जो मेथड है, वह एक सा रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अर्थात तथ्यों का अवलोकन, संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण और निष्कर्ष, इन्हीं स्टेप्स के ज़रिए से हम रिजल्ट्स तक पहुंचते हैं। तो मेथड एक ही रहता है और विषय वस्तु कुछ भी हो सकती है। तो इस दृष्टि से ये अध्ययन की एक सामान्य या कॉमन या जनरल मेथड है। सामान्यता को एक दूसरे अर्थ में भी समझा जा सकता है, और दूसरे अर्थ में हम सामान्यता को यूँ समझ सकते हैं कि इस विधि का उपयोग करके, अर्थात वैज्ञानिक विधि का उपयोग करके हम जिन निष्कर्षों तक पहुंचते हैं उनके आधार पर हम सामान्य नियम या सामान्यीकरण कर सकते हैं, कोई सामान्य स्टेटमेंट दे सकते हैं उस जैसी तमाम घटनाओं के बारे में जिसका हमने अध्ययन किया है। तो कुछ घटनाओं के अध्ययन के आधार पर हम उन जैसी तमाम घटनाओं के लिए यदि कोई सामान्य बात कह सकें तो उसे हम सामान्यीकरण कहते हैं।
जैसे मैं एक बहुत ही ओवर सिंपलिस्टिक एग्जांपल लेती हूँ जिससे ये बात आपके समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि मैं ये कहूँ कि ए एक व्यक्ति है, ए ने जन्म लिया और कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हुई। उसी तरह से बी भी एक व्यक्ति है, उसने जन्म लिया और उसकी भी मृत्यु हुई। सी एक व्यक्ति है, उसने भी जन्म लिया और उसकी भी मृत्यु हुई। डी एक व्यक्ति है, उसने जन्म लिया और उसकी भी मृत्यु हुई। इस तरह से हमने nth केसेस देखे और हर केस में हमने पाया कि जिसने भी जन्म लिया उसकी मृत्यु हुई। तो इन सब केसेस के आधार पर हम यह सामान्य नियम बता सकते हैं कि जो भी जन्म लेगा वह अंततः मृत्यु को प्राप्त होगा, अर्थात मनुष्य नश्वर है। तो इस तरह से हमने n नंबर ऑफ केसेस देखे और उसके आधार पर हमने पूरी मनुष्य जाति के लिए एक सामान्यीकरण कर दिया कि जो भी जन्म लेगा वह मृत्यु को प्राप्त होगा। तो साइंटिफिक मेथड के बारे में एक और विशेषता है, वह यह है कि इस विधि से जब हम अध्ययन करते हैं तो हम जिस घटना का अध्ययन कर रहे हैं उस घटना जैसी तमाम घटनाओं के बारे में एक सामान्य नियम या कोई सामान्यीकरण कर सकते हैं। तो इस तरह से सामान्यता की जो विशेषता है वह साइंटिफिक मेथड के संदर्भ में, वैज्ञानिक विधि के संदर्भ में दो अर्थों में समझी जा सकती है। एक तो यह कि यह विधि सामान्य विधि है, अर्थात ये अध्ययन की विधि नहीं बदलती। विषय वस्तु कोई भी हो, चाहे हम प्रकृति का अध्ययन करें, चाहे सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करें, चाहे आर्थिक घटनाओं का अध्ययन करें, चाहे राजनैतिक घटनाओं का अध्ययन करें, अध्ययन की जो पद्धति है वह एक सी रहती है। इस तरह से वह एक जनरल मेथड है अध्ययन का। और दूसरी बात ये कि सामान्यता का जो दूसरा अर्थ है वह यह है कि इस विधि का प्रयोग करते हुए हम जिन निष्कर्षों तक पहुंचते हैं उन निष्कर्षों के आधार पर उस जैसी तमाम घटनाओं के लिए हम कोई सामान्य नियम बना सकते हैं, किसी तरह का सामान्यीकरण कर सकते हैं, किसी तरह का जनरलाइजेशन कर सकते हैं। और साइंटिफिक मेथड की जो अंतिम विशेषता है वह है प्रेडिक्टेबिलिटी, अर्थात पूर्वानुमान की क्षमता। तो साइंटिफिक मेथड की ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विशेषता है कि इस विधि से जब हम अध्ययन करते हैं तो हम न केवल वर्तमान के बारे में बल्कि भविष्य के बारे में भी कुछ पूर्वानुमान कर सकते हैं। तो जो वर्तमान ट्रेंड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जो वर्तमान प्रवृत्तियां हमें दिखाई दे रही हैं, उन प्रवृत्तियों के आधार पर हम भविष्य के बारे में पूर्वानुमान कर सकते हैं। जैसे आप सभी ने मौसम के बारे में पूर्वानुमान देखे होंगे टेलीविज़न पर, तो आप क्या सुनते हैं टेलीविज़न पर कि इनसैट 1B या 1C से हमें ये चित्र प्राप्त हुआ है और उस चित्र में जो दशाएं हमें दिख रही हैं उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 24 या 48 घंटों में कहाँ बारिश होगी, कहाँ तूफान आएगा, कहाँ मौसम खुश्क रहेगा। तो ये कैसे होता है, ये प्रिडिक्शन कैसे होता है? ये प्रिडिक्शन इस प्रकार होता है कि हमने कुछ सामान्य नियम पहले से बना रखे हैं और उन सामान्य नियमों में हमने यह बता रखा है कि जब कभी कोई दशा x होगी तो उसका परिणाम दशा y होगा। यह नियम पहले से बना हुआ है। अब हम वो चित्र देखते हैं और हम पाते हैं कि दशा x है, तो हम कह सकते हैं कि चूंकि दशा x उपस्थित है इसलिए इसका परिणाम दशा y होगा। तो इस तरह से जो जनरलाइजेशंस हम करते हैं, जो सामान्य नियम हम बनाते हैं, उसके आधार पर ही हम भविष्य के बारे में प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। न सिर्फ नेचुरल साइंसेस में, प्राकृतिक विज्ञानों में, बल्कि सामाजिक विज्ञानों में भी हम इस तरह के प्रेडिक्शंस आज की तारीख में कर पाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट एग्जांपल तो डेमोग्राफिक ट्रेंड्स हैं, जो जनसंख्यात्मक प्रवृत्तियां हैं, उनके बारे में हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि हम जिस दर से बढ़ रहे हैं आज, बहुत उम्मीद है कि 2030 के तक आते आते हम चाइना की जनसंख्या से भी ज़्यादा जनसंख्या हमारे देश की हो जाएगी। तो ये वर्तमान ट्रेंड्स को देखते हुए हम भविष्य के बारे में प्रोजेक्शंस कर सकते हैं, भविष्य के बारे में हम भविष्यवाणियाँ कर सकते हैं। तो साइंटिफिक मेथड की विशेषता है कि यह हमें न सिर्फ वर्तमान बल्कि भविष्य के बारे में भी पहले से जानकारी प्रदान करता है और इसलिए हम भविष्य के खतरों के प्रति भी हमें आगाह कर देता है। भविष्य में होने वाली किसी भी दुर्घटना के बारे में हमें पहले से सचेत कर देता है और इसलिए हम जो भी ज़रूरी उसके लिए एहतियात हैं वो पहले से कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको वेदर से संबंधित फोरकास्ट के बारे में बताया,
तो जो जब हमें पहले से पता चल जाता है कि 72 घंटे के बाद सुनामी आने वाली है या 72 घंटे के बाद कोई बड़ा तूफान आने वाला है, इस एक क्षेत्र विशेष में ऊंची ऊंची लहरें समुद्र में उठने वाली हैं, तो हम पहले से ही जो ज़रूरी एहतियात है वह कर लेते हैं। हम इस तरह के एडवाइजरीज जारी कर देते हैं कि मछुआरे समुद्र में ना जाएं, जो समुद्र के किनारे लोग रह रहे हैं उस एरिया को हम खाली करवा लेते हैं। तो जो जान माल की क्षति हो सकती है उससे हम बचते हैं। तो इस तरह से साइंटिफिक मेथड जो है वह पूर्वानुमान की क्षमता जो उसके अंदर होती है उसके द्वारा हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है, सहयोग करता है कि हम भविष्य को लेकर के, भविष्य में होने वाली जो घटनाएं हैं उसके बारे में पूर्व तैयारी कर सकें। तो इस तरह से ये 5 विशेषताएं जो हैं साइंटिफिक मेथड की होती हैं: परीक्षणीयता, निश्चयात्मकता, वस्तुनिष्ठता, सामान्यता और पूर्वानुमान की क्षमता। ये पांचों की पांचों विशेषताएं एक साथ वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत होती हैं, और इसीलिए वैज्ञानिक विधि से जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारा अध्ययन बहुत ही प्रामाणिक होता है, बहुत ही विश्वसनीय होता है और परीक्षणीय तो होता ही है। तो वैज्ञानिक विधि के संदर्भ में आप लोगों को इतना ही बताना था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो साइंस क्या है और साइंटिफिक मेथड क्या है, ये समझने के बाद अब हम अगली क्लास में यह देखेंगे कि सामाजिक अनुसंधान क्या है और इसके विभिन्न प्रकार क्या क्या हैं। आप सभी विद्यार्थियों से मेरी ये अपील है, आपसे आग्रह है कि आप अपने डाउट्स, अपने सवाल, अपने अपना जो भी फीडबैक इस वीडियो के बारे में देना चाहते हैं वे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना फीडबैक लिख सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके जिज्ञासाओं का या आपके प्रश्नों का समाधान कर सकूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।